Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to discuss nuclear fission. Actually क्या था, अभी तक जो रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे उस रेडियो एक्टिविटी को पढ़ने का मतलब क्या है, मतलब उसका पर्पस क्या रहेगा। जो रेडियो एक्टिविटी डिस्कस किए थे हम लोग, तो इसका पर्पस यही है कि हम लोगों ने देखा था कि एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ देखा था और उस ग्राफ में एक चीज देखा था कि जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैवी एटॉमिक नंबर, शायद हम लोगों ने ऐसा देखा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यहां पर हम लोग लेते थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेते थे और यहां पे लेते थे इसका मास नंबर, और ये ग्राफ अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरह का आपको मिलता था। तो आपको पता है कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा रहेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, उसका न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहां पे हो ये रहा है कि अगर आप इस जगह के लोकेशन की चीजों को देखते हैं, एलिमेंट्स को देखते हैं, इन एलिमेंट्स का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू बहुत लो है। इसका मतलब है इनके न्यूक्लियस अनस्टेबल है, और इनको अगर स्टेबल होना है तो इनका एटॉमिक नंबर वगैरह जो है, मास नंबर वगैरह जो है, तो आपने यहां पे देखा कि उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को ज्यादा होना पड़ेगा। और ज्यादा होने का मतलब यह होता है कि इनका न्यूक्लियस का जो मास नंबर है उनको कम होना पड़ेगा, तो मतलब उनको इस तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। और ये तब पॉसिबल होता है कि एक बड़े न्यूक्लियस को अगर छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट किया जाए तो वो स्टेबिलिटी एक्वायर करते हैं। और आपको एक चीज ये भी पता लगा कि यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है इस जगह पर। तो ऑब्वियसली इन दोनों में एक एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे ही आप इधर से इधर शिफ्ट करते हैं तो वो एनर्जी का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, एक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। मतलब हम लोग को करना ये है कि एक हेवी न्यूक्लियस को दो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट अप करना है, जिससे कि वो स्टेबिलिटी एक्वायर कर जाए और साथ में इस स्प्लिटिंग के दौरान वो एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि जितना आसान ये दिखता है उतना आसान नहीं होता है। आपको बहुत सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है और साथ में आपको बहुत सारे चीजों का नॉलेज भी होना पड़ता है इसके बारे में। तो चलिए हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है ना, वो बेसिकली हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही एकदम अलग अलग टाइप के मतलब फिनोमेना है, प्रोसेस है, लेकिन दोनों में ही होता है खूब सारा एनर्जी निकलता है। और यहां पर खूब सारा एनर्जी निकलने के पीछे का कारण यह होता है कि इसमें मास का कन्वर्जन डायरेक्ट एनर्जी में होता है। दैट इज जो आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता है, इसका डायरेक्ट यूज होता है। और आपको पता है कि अगर इस तरह से मास का कन्वर्जन अगर एनर्जी में किया जाए तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो चलिए हम लोग न्यूक्लियर फिजन के बारे में बात करते हैं। तो बोलता है न्यूक्लियर फिजन में व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस डिकेज इनटू टू और मोर इंटरमीडिएट मास फ्रैगमेंट इज कॉल्ड फिजन। सीधा सा चीज आपको समझ में आ रहा है कि जब कोई हैवी न्यूक्लियस दो या दो से ज्यादा, ठीक है, इक्वल मास, इंटरमीडिएट मास मतलब लगभग बराबर मास के, ठीक है, फ्रैगमेंट्स में टूटता है, उसे कहते हैं हम लोग फिजन या न्यूक्लियर फिजन। और when light nuclei fuse into a heavier nucleus is called fusion। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अभी सिर्फ फिलहाल इतना जान लीजिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन में दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हेवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें भी एनर्जी का इवॉल्व होता है, एनर्जी निकलता है इसमें। अब हम लोग यहां पर देख ले न्यूक्लियर फिजन को डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ heavy nucleus into smaller nuclei with liberation of energy is called what? Nuclear fission। ये डेफिनेशन में आपको ये बात का जरूरी मेंशन करना है कि लिबरेशन ऑफ एनर्जी मतलब इस दौरान एनर्जी रिलीज होता है। ओके, इसी को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिजन। और ये ध्यान रखेंगे कि रेडियो एक्टिव डीके कैन बी इंड्यूस्ड बाय कोलिजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई और बाय द कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन विद द न्यूक्लियस।
मतलब ये जो रेडियो एक्टिव डीके है, इसको हम लोग बाकी किसी तरीके से हम लोग इसको नहीं कर पाते थे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाकर, हीट बढ़ाकर या कोई केमिकल रिएक्शन करके। लेकिन हाँ, एक तरीका यह हो सकता है कि आप अगर दो न्यूक्लियस को कोलाइड करो या इसी एक न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन से कोलिजन करवाओ, तो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस पॉसिबल है। ठीक है, या रेडियो एक्टिव डीके किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये कुछ इस तरह से होता है न्यूक्लियर फिजन में। जैसे यहां पर एक हैवी न्यूक्लियस है, अब हो सकता है कुछ भी हो, मतलब किसी भी तरह का न्यूक्लियस हो। ये एक न्यूक्लियस है, जब इसमें आप देख रहे हो कि न्यूट्रॉन आ रहा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा इस जगह पर कि यहां पर एक न्यूट्रॉन, ये दिख रहा है आपको न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन जो है आपका स्लोली आता है, टारगेट न्यूक्लियस में टकराता है। टकराने के बाद ये सब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जिसमें आपको ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है। ये दोनों एलिमेंट मतलब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट बोलेंगे मतलब क्या, दोनों का मास ऑलमोस्ट एवरेज के हिसाब से सेम होता है। मतलब मान लेते ये 100 है तो ये आपका 49 और 51 हो सकता है, या 48 और 52 हो सकता है। इस तरह के फॉर्मेट में होता है, और साथ में कुछ न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहां पे 3 न्यूट्रॉन दिखा रहे हैं, तो 3 न्यूट्रॉन निकलता है। और इसके साथ एक चीज और निकलता है, इस दौरान बहुत सारा एनर्जी निकलता है। ओके, और यही एनर्जी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमको जानना जरूरी है एनर्जी को। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग यहां से। अब यहां पर क्या हो रहा है, फिजन प्रोसेस को जब सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं हम लोग, कि फिजन प्रोसेस वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ऑटोहन एंड स्ट्रेसमैन। ठीक है, ये दो लोगों ने फिजन प्रोसेस को पहले ऑब्जर्व किया था, और ये जो थ्योरी है, फिजन का जो थ्योरी है, ये बोर और व्हीलर लिक्विड ड्रॉप मॉडल से एक्सप्लेन किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखेंगे ना, कि इस थ्योरी को किसने किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो था उससे इसको एक्सप्लेन किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहां पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, न्यूक्लियर फिजन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल को आप याद रख लेना, बहुत जरूरी है, याद रखना अच्छा रहेगा। यह बता रहा है, जब यूरेनियम को हम लोगों ने क्या किया, जब यूरेनियम को आपने न्यूट्रॉन से कोलाइड किया, तो द मेन प्रोडक्ट्स आर टू न्यूक्लियाई बोथ रफली हाफ साइज ऑफ द ओरिजिनल पैरेंट। मैंने जो बताया था आपको कि जब ये टूटता है तो दोनों लगभग जो पैरेंट न्यूक्लियाई मतलब जिसको तोड़ा गया, दैट इज पैरेंट, और जो बनता है बाई प्रोडक्ट आफ्टर फिजन उसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिनल पैरेंट न्यूक्लियाइज का लगभग आधा रहता है। जैसे मैंने बताया था, अगर 100 है अगर न्यूक्लियस, उसका जब न्यूक्लियर फिजन होगा तो लगभग आधा होता है, मतलब एक 49 दूसरा 51, या एक 48 दूसरा 52, इस प्रकार के फॉर्मेट में होता है। ठीक, तो देखिए जैसे यहां पर आपको एक रिएक्शन दिख रहा है यहां पर। ठीक है, ये रहा हम लोग का यूरेनियम, इस यूरेनियम के साथ न्यूट्रॉन जाके कोलाइड किया। न्यूट्रॉन जाके कोलाइड करने के बाद आपके पास यहां से ये बेरियम बना, क्रिप्टन बना। ओके, और साथ में 3 न्यूट्रॉन मिले। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे मतलब का है, वो है, ये हमारे मतलब का है कि ये खूब सारा एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्योंकि हमारा सारा पर्पस दुनिया में, हर चीज का पर्पस होता है एनर्जी। जिसके पास एनर्जी है वो अपना सब कुछ को डेवलप कर सकता है, मतलब अपना कंट्री को डेवलप कर सकता है, अपना इकोनॉमिक चीजों को डेवलप कर सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल सोचिए कि अगर हमारे पास कोल, पेट्रोल, डीजल, ये जितने भी एनर्जी सोर्सेस है, ये अगर बहुत सस्ते हो जाए या इतना एबंडेंट मिल जाए कि हम लोग हजारों साल तक यूज करें और खत्म ना हो, ऐसा कुछ अगर हो जाए, तो आप देखोगे हमारा इंडस्ट्रीज वगैरह जो रन कर रहा है, जिनको रन करने के लिए हमको मशीन चाहिए या फ्यूल चाहिए, वो सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी और सब चीज सस्ता हो जाएगा। मतलब ह्यूमन सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन एनर्जी। ओके, अब ये एनर्जी आपको चाहिए, तो इसीलिए हम इतना सारा चीज पढ़ रहे थे। तो बेसिकली रफली आपका एक जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, अब चलिए इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करेंगे और एनर्जी कैसे निकलेगा उसके बारे में बात करेंगे। ओके, अब यहां पर एक बात ध्यान देना। अब आप यहां पर एक चीज सोच रहे होंगे, क्या ये जिससे हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजन को करवाया उसे बेसिकली प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो क्या प्रोजेक्टाइल के लिए न्यूट्रॉन ही जरूरी है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रोजेक्टाइल के लिए आपको न्यूट्रॉन के अलावा आप चाहो तो प्रोटॉन से भी करवा सकते हो, ड्यूट्रॉन से भी करवा सकते हो, अल्फा पार्टिकल से भी करवा सकते हो। बट अब आप एक चीज ध्यान से देख रहे होंगे, इन सभी चीजों में
सबको प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में जब यूज करोगे सबके लिए एनर्जी अलग अलग होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिएगा, फिजन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लगभग हम लोग का एक मतलब उनका एटॉमिक नंबर जो रहता है वो 35 टू 43 के बीच में लाई करता है। ओके, कारण ये होता है, आप लोग देखते होंगे ऑलमोस्ट हमारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे यूरेनियम वगैरह, वो 92 93 इसी रेंज में सब आते हैं, रेडियो मतलब यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम। तो उनका जो जो स्प्लिटअप होता है तो लगभग मैंने बताया था हाफ हाफ के लगभग में होता है, एग्जैक्टली हाफ में नहीं होता। तो इसलिए इनका जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 35 टू 43 के बीच में लाई करता है। उसके बाद इनका एटॉमिक मास जो लाई करता है वो 80 से 110 के बीच में लाई करता है। देखिए, ये चैप्टर में ये वाला जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट थियोरेटिकल है, जिसको आपको मेमोराइज करना है। तो इसलिए इन वैल्यूज को आप थोड़ा सा मेमोराइज रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, अदर एटॉमिक नंबर्स इन द रेंज ऑफ 51 टू 57। ठीक है, तो एक ग्रुप आपका 35 टू 43 के बीच में लाई करेगा, दूसरा वाला जो रहेगा 51 से 57 के बीच में लाई करेगा, और उनका एटॉमिक मास जो रहेगा 125 से 160 के बीच में रहेगा। मतलब बोलने का मतलब हुआ, दो प्रोडक्ट बना, एक प्रोडक्ट इस रेंज को लाई करेगा और एक प्रोडक्ट इस रेंज को लाई करेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वो होता है गामा रेस। रेडिएशन का भी इसमें रिलीज होता है। रेडिएशन हमारे लिए काफी हार्मफुल होता है, और जो एनर्जी निकलता है वो हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी या लाइट एनर्जी के फॉर्मेट में एनर्जी रिलीज होता है। इसके बाद क्या होता है हम लोग का, अब बोलोगे सर मतलब पूरा कितना पार्ट जो रहता है हम लोग का एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, तो मतलब ऑलमोस्ट 0.1% ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मतलब अगर आप 1 किलोग्राम का अगर कोई न्यूक्लियर फिजन कराते हैं 1 केजी का, तो 1 केजी का 0.1% मतलब समझ रहे हो आप लोग कि 1000 ग्राम का 0.1% मतलब 0.1 बाई 100, जिसके कारण इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1 ग्राम। लगभग 1 ग्राम मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है लगभग। ये सब कुछ फैक्ट्स है जो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ये सब पता लगा है। उसके बाद न्यूट्रॉन रिलीज होता है। ठीक है, इसमें जो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन विच रिलीजेस in a time period of 10 to the power minus 14 second are called prompt neutron। मतलब ये तुरंत निकलते हैं prompt neutrons, और ये 10 to the power minus 14 second के टाइम पीरियड के रेंज में रिलीज होते हैं। उसका दूसरा रहता है हम लोग का, इनका कंस्टिट्यूएंट्स रहता है जो 99.36% होता है, और ये आगे के रिएक्शन के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे, उन पढ़ेंगे उसको। ठीक है, और हाईली एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। और दूसरा जो रहता है वो रहता है डिलेड न्यूट्रॉन विच आर रिलीज्ड आफ्टर 10 to the power minus 40 सेकेंड आर कॉल्ड डिलेड न्यूट्रॉन्स। और ये हम लोग का लगभग हम लोग विच आर एमिटेड बाई अनस्टेबल फिजन फ्रैगमेंट। जो अनस्टेबल फिजन फ्रैगमेंट्स निकलते हैं उनसे ये रिलीज होते हैं, इसलिए थोड़ा देर से रिलीज होते हैं लोग। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इनका कंस्टिट्यूएंट्स जो होता है मतलब जो पार्टिसिपेशन जो होता है, जो जनरेट होते हैं वो 0.64% होता है, और ये चेन रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। मतलब अभी चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये आगे जाकर जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो आगे के प्रोसेस को और कंटिन्यू करता है, उसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। लेकिन ये कम एनर्जेटिक होता है, इनका एनर्जी कम होता है, और ये जो कम एनर्जी रहता है यही न्यूक्लियर रिएक्शन को चालू रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ईच फिजन इवेंट। मास डिफेक्ट इज रियली इक्वल टू 0.214 AMU। मतलब देखा गया है, ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं हम लोग, एवरेज में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2.5 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है एक फिजन में। ओके, और जिसमें मास डिफेक्ट जो आता है, जिसमें मास का कन्वर्जन वो लगभग 0.214 AMU के लगभग होता है। और एनर्जी कंसिडरेशन, फास्ट न्यूट्रॉन्स जो होता है उसका जो एनर्जी होता है वो 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसको प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन कह रहे थे।
और स्लो न्यूट्रॉन जो रहता है वो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जो डिलेड न्यूट्रॉन जिसको कहते हैं हम लोग। तो मतलब कुल मिला के दो प्रकार के न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं इस पूरे रिएक्शन में। और इस पूरे प्रोसेस में टोटल एनर्जी जो रिलीज होता है वो होता है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फिजन में। इन ईच फिजन, ये हर एक फिजन में आपका ये पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब आप देखते हैं फीचर्स ऑफ फिजन रिएक्शन। तो देखिए, फिजन रिएक्शन देयर कैन बी मेनी डिफरेंट पॉसिबल रिएक्टेंट प्रोडक्ट। मतलब आप ये मत समझना, जैसे मैंने आपको बताया था यूरेनियम को न्यूट्रॉन से हम लोगों ने रिएक्शन करवाया तो बेरियम और क्रिप्टन बना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और भी कुछ बन सकता है, लेकिन बस वही रहता है, वो रेंज आपको बताया था कि किस रेंज में लाइक करेंगे, उस रेंज में लाइक कर सकते हैं। जैसे आप एक चीज देखे होंगे कि आप अगर एक कांच के ग्लास को या दो कांच के ग्लास को लेते हो, दोनों सेम ब्रांड के, सेम कंपनी के हैं, सेम हाइट से आप ड्रॉप करते हो, तो देखोगे दोनों जब टूटेंगे तो दोनों का जो टूटने का जो मतलब पीसेस होंगे वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे, वो थोड़ा बहुत वैरी करेगा। ठीक, इसमें भी कुछ उसी प्रकार से ही चीजें होती हैं। उसके बाद बोलता है यहां पर द रिएक्शन प्रोड्यूसेस मोर फ्री न्यूट्रॉन देन इट यूजेस। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, ध्यान रखेंगे, हमेशा जितने न्यूट्रॉन यूज हुए हैं उससे ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अभी आपको एग्जांपल में बताया था मैं अभी एक रिएक्शन में कि एक न्यूट्रॉन की जगह वो लगभग हम लोग का 3 न्यूट्रॉन जनरेट करता है। ये जो फ्री न्यूट्रॉन्स होते हैं जो जनरेट होते हैं वो आगे के फिजन रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं, इसलिए ये एक प्रकार का चेन रिएक्शन जनरेट करते हैं। चेन रिएक्शन कैसे है मैं अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगा। और हर रिएक्शन एनर्जी रिलीज करता है, और ये जो एनर्जी रिलीज होता है वो किस लिए होता है, वो एक्स्ट्रा बाइंडिंग एनर्जी के कारण होता है। ये सब कुछ फीचर से ध्यान रखते जाना। क्या होता है, आप देखे होंगे ग्राफ से, फिर से वही ग्राफ को ही मैं बता रहा हूं। अगर ग्राफ देखोगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ को, तो कुछ ऐसा ही टाइप का अप्रोक्सीमेट दिखता है। जैसे आप इस तरफ आओगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहता है वो क्या होता है, हीट के फॉर्म में, गामा रेज के फॉर्मेट में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के फॉर्मेट में जनरेट होता है। ओके, तो अब देखते हैं एनर्जी फ्रॉम फिजन देखते हैं। देखिए क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी कैसे होता है एक्चुअली। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो यूरेनियम होता है उसका 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बनेगा, उन प्रोडक्ट्स का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होगा 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, तो ये जो डिफरेंस था 0.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वो हम लोग का क्या होता है, निकलता है हम लोग के एनर्जी के फॉर्मेट में। अब सवाल उठता है, सिंस देयर आर 235 न्यूक्लियॉन्स एंड टोटल एनर्जी पर न्यूक्लियस इज 210 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए क्या हो जाता है हम लोग का कि लगभग एक एक के लिए हम लोग इतना ले रहे हैं, लगभग 235 न्यूक्लियॉन्स है इसमें। देखिएगा आप लोग 235 न्यूक्लियॉन्स है, तो हर एक न्यूक्लियॉन के मिला के टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो रहेगा वो आपका कितना आता है, 210, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम अगर लेते हैं तो वो लगभग आपका इतना एनर्जी रिलीज करेगा। दिखने में बड़ा सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इतना जूल। मतलब अगर आपको पता है 1, जो हम लोग लिखते हैं 1 वॉट, जिसको 1 किलोवाट आवर जिसको बोलते हैं, तो 1 किलोवाट आवर आपको पता है कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है जूल 1 किलोवाट आवर। ओके, तो उस हिसाब से ये देखेंगे ये लगभग 10 टू द पावर 4 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी जनरेट करता है, जो बहुत ज्यादा होता है। ओके, ये आपको यहां से दिख रहा है, ये चीज को ध्यान रखना। उसके बाद यहां से ये लगभग आप ऐसा मान के साथ चलो कि जैसे हम लोग एक्सप्लोजन में हम लोग अगर कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे एक्सप्लोजन के लिए आपको टीएनटी पता होगा, जो डायनामाइट वगैरह या टीएनटी वगैरह हम लोग माउंटेन वगैरह को या माइंस वगैरह को ब्लास्ट करने के लिए यूज करते हैं, उसमें लगभग 1 ग्राम जो होता है वो 4200 जूल जनरेट करता है। लेकिन वही यूरेनियम देखिएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल जनरेट करता है। तो मतलब यूरेनियम जो होता है
वो टीएनटी से भी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब इतना देर तक हम लोग बार बार चेन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि चेन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो देख, इट इज अ सेल्फ सस्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन विदाउट द सप्लाई ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। मतलब एक बार आप रिएक्शन को चालू कर दो तो आगे का रिएक्शन कंटिन्यू रखता है, वो आगे का रिएक्शन को कंटिन्यू करता है बिना कहीं बाहर से एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन के सप्लाई से, और उसे ही हम कहते हैं चेन रिएक्शन। अब देखिए चेन रिएक्शन में कैसा होता है, देखिएगा ये कुछ दिखेगा आपको। इट कैन बी इनिशिएटेड इफ देयर इज एन अवेलेबिलिटी ऑफ वन स्लो न्यूट्रॉन। ध्यान रखेंगे, पहला तो रिएक्शन को चालू करने के लिए, जो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उसको चालू करने के लिए कम से कम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होना चाहिए, और इस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को हम लोग थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। ओके, और अगर मान लेते कोई न्यूट्रॉन बहुत फास्ट है तो उस न्यूट्रॉन को स्लो करना पड़ेगा, और स्लो करने के लिए हम लोग जो चीज यूज करते हैं उसे कहते हैं मॉडरेटर। क्योंकि मॉडरेटर अगर रहेगा, मॉडरेटर क्या होता है उसको हम लोग आगे बात करेंगे। मॉडरेटर क्या करता है, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स रहता है उनको स्लो कर देता है। ओके, और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ही न्यूक्लियर फिजन को क्या करता है, आगे सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। और इसमें एक और टर्म को भी हम लोग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर या के फैक्टर बोलते हैं। ओके, अब के फैक्टर क्या होता है इसको देखिएगा मैथमेटिकली हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एट एनी जनरेशन बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इट्स इन प्रीसीडिंग डायरेक्शन जनरेशन। मतलब कोई रिएक्शन हो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, यूरेनियम था, यहां पर एक न्यूट्रॉन है। ओके, ये न्यूट्रॉन है, ये जाके इसको स्प्लिट अप करता है, स्प्लिट अप करके बेरियम और क्रिप्टन का फॉर्मेशन करा देता है। ये बेरियम बन गया और ये क्रिप्टन बना दिया, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकले। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एट एनी जनरेशन, किसी जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन है, तो यहां पर देखिए इस जनरेशन में 3 न्यूट्रॉन है, और इसके पहले वाले जनरेशन, मतलब ये पहला वाला जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन है, 1। तो इस सिचुएशन में जो के फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। के फैक्टर मतलब आप कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन को देख रहे हैं तो एट प्रेजेंट कितने न्यूट्रॉन है देखिए, और इस न्यूट्रॉन के फॉर्मेशन से पहले कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट थे उसको देखिए। उसके बेसिस पे आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या के फैक्टर को डिफाइन करते हैं। जैसे यहां पर आप के फैक्टर को बोल सकते हैं कितना है, 3 है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बोलता है इफ के इज लेस देन 1 द रिएक्शन इज अंडर क्रिटिकल। मतलब यहां पर क्या होगा, के फैक्टर का वैल्यू 1 से कम है तो वो क्रिटिकल नहीं होगा। क्रिटिकल बोलने का मतलब यहां पर इसका वैल्यू जो रहेगा हम लोग का बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होगा। ठीक है, क्रिटिकल बोलने का मतलब ये हमारे लिए फेटल नहीं होगा। इफ के इज इक्वल टू 1 then रिएक्शन इज क्रिटिकल, एनर्जी विल प्रोड्यूस्ड एट अ स्टडी रेट। अगर के का वैल्यू 1 है तो रिएक्शन क्रिटिकल है, मतलब रिएक्शन कंटिन्यू करेगा और वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा, एक स्पेसिफिक फिक्स रेट में प्रोड्यूस करेगा। देखिए एक न्यूट्रॉन आया, एक ही न्यूट्रॉन निकला, तो एक ही न्यूट्रॉन फिर आगे जाएगा, एक ही। तो देखिएगा ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा, और साथ में एक और भी चीज होगा कि एनर्जी जो होगा एक एक करके होता जाएगा। लेकिन के का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो उसे कहते हैं सुपर क्रिटिकल कहते हैं, और जो एक्सप्लोजन की तरह होता है। मतलब कैसा होता है उसको अपन देखते हैं अभी। जैसे यहां पर पहले बात कर लेते, प्रिंसिपल जो है इस रिएक्शन को फर्मी ने दिया था, एनरिको फर्मी, इन्होंने अपनी तरफ से दिया था। और एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से ओपेनहेमर ने डिजाइन किया था। ओपेनहेमर मतलब आपको पता होगा, ओपेनहेमर वो थे जिन्होंने फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया था। एक्चुअली वो न्यूक्लियर बॉम्ब तो बनाना नहीं चाहते थे, वो बना था उस समय जरूरत के हिसाब से। और कंट्रोल चेन रिएक्शन जो रहता है उसमें क्या होता है, उसको डिजाइन किया था फर्मी ने। मतलब एक्सप्लोजन वाला पार्ट जो था ओपेनहेमर का था, और जो कंट्रोल पार्ट जो था वो एनरिको फर्मी से ने बनाया था। अब चलिए देखते हैं चेन रिएक्शन में होता कैसा। ये आपको दिख रहा है चेन रिएक्शन। जैसे क्या हुआ, ये यूरेनियम, एक न्यूट्रॉन यहां से आया और इसमें रिएक्शन को प्रोसीड किया, तो जिसके कारण बना बेरियम और क्रिप्टन। ओके, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकले। अब ये 3 न्यूट्रॉन जो है ये आगे के और 3 यूरेनियम को क्या करेंगे, फिजन कराएंगे।
जिसके कारण क्या होगा देखिएगा, जैसे मान ले 3 में से 2 ही गए, सपोज 2 गए, तो देखिएगा फिर से देखिएगा बेरियम और क्रिप्टन बना और 3 न्यूट्रॉन और बने। और यहां पर भी देखिएगा क्या होगा, एक आया, इनमें से 2 एक यूरेनियम का न्यूक्लियस को ब्रेक किए, जिसके कारण 3 न्यूट्रॉन और बने। तो देखिए प्रोसेस कैसे हुआ, पहले एक न्यूट्रॉन से एक फिजन हुआ, इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकले तो 3 का देखिएगा 2 को कम से कम किया, फिर इनमें से मान लेते 2 निकले, वो 2 जाके और करेंगे, तो देखिएगा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता रहेगा। पहले 1 हुआ, फिर मान लेते 3 में से 2 गए तो 2 हुआ, फिर उनमें से 2 गया तो फिर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, और इस प्रकार से ये देखिएगा नंबर ऑफ फिजन्स जो रहेगा वो बढ़ता जाएगा। और आप एक चीज देख रहे होंगे, इस वाले जनरेशन में देखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 3, और इसके प्रीसीडिंग जनरेशन में कितना है, 1। तो के फैक्टर इस केस में क्या आ जाएगा, 3/1 दैट इज इक्वल टू 3। अब अगर इस केस में आ जाते हैं, यहां पर देखिएगा इस रिएक्शन को देखते, इस वाले को फॉलो कीजिए आप लोग, ओके। इस वाले में देखेंगे आपका क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉन बना यहां पर, 3 न्यूट्रॉन बना यहां पर, और 3 न्यूट्रॉन इसके पहले वाले पार्ट में थे। तो देखिएगा इस केस में वही हो रहा है, देखिएगा कितना हो रहा है, 3 और 3 6, और ये 3, तो मतलब प्रेजेंट में कितने न्यूट्रॉन है, 6, और इसके प्रीसीडिंग में कितने थे बताइए, 3। तो देखिएगा इस केस में के फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो के फैक्टर अगर का वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो वो रिएक्शन जो हो जाएगा वो हम लोग का सुपर क्रिटिकल हो जाता है और एक्सप्लोसिव हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का न्यूक्लियर चेन रिएक्शन था। तो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो रहता है वो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के फॉर्मेट में होता, अनकंट्रोल्ड, जिसको ओपेनहेमर ने बताया था। और अगर मान लेते कुछ आप ऐसा करते हो कि एक न्यूट्रॉन निकला, बाकी 2 न्यूट्रॉन को आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन आगे गया, तो आगे जाने पर क्या हो जाएगा, मतलब के फैक्टर जो है उसका 1 है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये रिएक्शन आगे एक एक करके कंटिन्यू होता रहेगा, और इस केस में क्या होगा, रिएक्शन जो रहेगा वो कंट्रोल्ड रहता है, जिसको एनरिको फर्मी ने डिवाइस किया था। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिएक्शन, मतलब कौन से फैक्टर्स जो रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिएगा हम लोग सोचते हैं कि नेचुरल यूरेनियम जो है उसको फिजन करा सकते हैं, तो देखिए प्रैक्टिकली नेचुरल यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम इज मोर देन नेचुरल यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम इज मोर देन नेचुरल यूरेनियम 238 व्हिच इज नॉट रेडिली अंडरगो फिजन एज यूरेनियम 235। मतलब जो आपको नेचर में जो यूरेनियम मिलता है ना, उसमें यूरेनियम 238 भी होता है, यूरेनियम 235 भी होता है, लेकिन यूरेनियम 238 जो होता है वो आसानी से फिजन नहीं होता जितनी आसानी से यूरेनियम 235 होता है, ओके। नेचुरल यूरेनियम इज एनरिच्ड टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235। मतलब नेचुरल यूरेनियम को हम लोग फिर क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस से यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 में कन्वर्ट करते हैं, और उसे हम कहते हैं, उसे कह के हम लोग एनरिचमेंट ऑफ द ओर कहते हैं, उसको हम लोग एनरिचमेंट ऑफ द ओर कहते हैं, जिसमें से यूरेनियम 238 फिर से यूरेनियम 235 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जितना आसान दिखता है ये उतना आसान नहीं होता, ये एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 में कन्वर्ट करना। बोलता है इसमें देखेंगे, इफ ए पीस ऑफ यूरेनियम इज स्मॉल, मेनी ऑफ न्यूक्लियाई आर क्लोज्ड टू द सरफेस टू रिलीज न्यूट्रॉन विच एस्केप बिफोर इंड्यूसिंग अनदर फिजन इवेंट। क्या होता है ना, न्यूक्लियर इतने पास होते हैं यूरेनियम के, मतलब छोटे से टुकड़े में भी, कि जो न्यूट्रॉन को आगे का रिएक्शन करवाना है उससे पहले वो एस्केप कर जाते हैं। तो इसलिए कई बार न्यूक्लियर फिजन जितना आसान दिखता है चेन रिएक्शन, उतना आसानी से नहीं हो पाता। तो इसीलिए एक मिनिमम मास चाहिए जिसके बियॉन्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, और उस मास को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल मास कहते हैं। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए आप ऐसा नहीं कि 1 ग्राम यूरेनियम को ले लिया और रिएक्शन करवा दिए, एक हर किसी मतलब रेडियोएक्टिव एलिमेंट का एक मिनिमम मास होता है जितना लेने पर ही रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, और इसे कहते हैं क्रिटिकल मास। इस मास को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल मास कहते हैं।